ओके बेटा, हम लोग पहुंचे कॉस्ट अकाउंट में। एक चैप्टर आता है इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट। बेसिकली हम लोग जो रूल्स कर रहे हैं वो सिर्फ नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स के ही हैं। तो मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन भी समझाऊंगा कि इंटीग्रेटेड मतलब क्या और नॉन इंटीग्रेटेड मतलब क्या। ठीक है, पहले थोड़े रूल्स से शुरू करते हैं, थोड़ा थियरी से शुरू करते हैं। देखो, इंटीग्रेटेड मतलब क्या, पहले इंटीग्रेटेड पे आ जाते हैं। तो इंटीग्रेटेड अकाउंट्स मतलब जिसमें फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड कॉस्ट अकाउंट्स आर मिक्स्ड, मतलब आधे फाइनेंशियल अकाउंट्स होते हैं, आधे कॉस्ट अकाउंट्स होते हैं। इसको इंटीग्रेटेड अकाउंट्स बोलते हैं। और एक होता है नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स। नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स मतलब क्या, नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स मतलब जिसमें सिर्फ कॉस्ट अकाउंट्स होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट्स नहीं होते हैं। ओनली कॉस्ट अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। नॉन इंटीग्रेटेड मतलब नॉन मिक्स्ड, ओनली फाइनेंशियल ओनली कॉस्ट अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। ये पहली पॉइंट हो गई हमारी। तो इंटीग्रेटेड मतलब कॉस्ट और फाइनेंशियल मिक्स, नॉन इंटीग्रेटेड मतलब सिर्फ कॉस्ट अकाउंट। अच्छा, फाइनेंशियल अकाउंट कौन से होते हैं? फाइनेंशियल अकाउंट वो होते हैं जिसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट होता है। फाइनेंशियल अकाउंट्स कौन से होते हैं? फाइनेंशियल अकाउंट्स वो होते हैं जिसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है और बैलेंस शीट होती है। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट होती है। ये हुआ फाइनेंशियल अकाउंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट। नॉन कॉस्ट अकाउंट्स कौन से होते हैं? कॉस्ट अकाउंट्स वो होते हैं जिसके अंदर एक ही चीज बनती है, कॉस्ट शीट। एक ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बनता है, कॉस्ट शीट। ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटेंट जो होता है, जो फाइनेंशियल अकाउंटेंट होता है वो ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनाता है, और जो कॉस्ट अकाउंटेंट होता है वो कॉस्ट शीट बनाता है। अब इंटीग्रेटेड मतलब फाइनेंशियल और कॉस्ट का मिक्सचर, और नॉन इंटीग्रेटेड मतलब सिर्फ कॉस्ट अकाउंट्स। तो ये जो चैप्टर के मैं आपको अभी रूल्स बता रहा हूँ, एक्चुअली ये सारे रूल्स नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स के हैं। जो भी हम इस चैप्टर में सीखेंगे वो नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स के रूल्स हैं। अब सुनना, देखो ये अलग अलग ट्रांजेक्शन्स दी हुई है, बहुत सारी अलग अलग ट्रांजेक्शन्स हैं। मैंने उन ट्रांजेक्शन के कुछ शॉर्टकट रूल्स बनाए हैं, अलग अलग बुक्स पढ़ के रीड करके रूल्स बनाए हैं मैंने नॉन इंटीग्रेटेड के। सुनना ध्यान से। पहला लिखा हुआ है सीरियल नंबर, फिर लिखा हुआ है ट्रांजेक्शन जो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, फिर हमारे आंसर में कौन सी जर्नल एंट्री आएगी या कौन सा नेम ऑफ अकाउंट आएगा, नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स में कौन सा नेम ऑफ अकाउंट आएगा। जैसे नॉर्मली कोई भी ट्रांजेक्शन में या जर्नल एंट्री में जब हम लोग कैश अकाउंट या डेटर अकाउंट या क्रेडिटर अकाउंट लिखते हैं, उसकी जगह पे नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स में हम लोग लिखते हैं जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट या कॉस्ट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट या नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो जब भी हम लोग फाइनेंशियल अकाउंट्स में कैश या डेटर या क्रेडिटर लिखते हैं, उसकी जगह नॉन इंटीग्रेटेड में हम लोग जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट या कॉस्ट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट या नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट लिखते हैं। अच्छा, जब भी कोई एक्सपेंस हम पे करेंगे तो एक्सपेंस होगा डेबिट, वो तो सिंपल सबको मालूम है 11th स्टैंडर्ड से लेकर। कोई भी एक्सपेंस जब हम पे करेंगे तो एक्सपेंस होगा डेबिट। कोई भी एक्सपेंस जब हम रिकवर करेंगे, जब भी हम लोग कोई एक्सपेंस रिकवर करेंगे तो एक्सपेंस हो जाएगा क्रेडिट। ओके, दूसरा फैक्ट्री ओवरहेड्स पेड, यहां से लेकर ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो गई। एक होता है फैक्ट्री ओवरहेड्स पे करना, और इसके बाद है फैक्ट्री ओवरहेड्स रिकवर्ड या फैक्ट्री ओवरहेड्स अलोकेटेड टू प्रोडक्शन। तो जब हम फैक्ट्री ओवरहेड्स पे करेंगे, मतलब आप बोल सकते हो ये पहला कॉलम क्वेश्चन है और सामने वाला कॉलम आंसर है। जब हम फैक्ट्री ओवरहेड्स पे करेंगे तो हमारी एंट्री होती है फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। नॉर्मली एंट्री होती है फैक्ट्री ओवरहेड्स टू कैश, नॉर्मली फाइनेंशियल अकाउंट्स में एंट्री होती है फैक्ट्री ओवरहेड्स टू कैश, लेकिन ये चैप्टर में फैक्ट्री ओवरहेड्स टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स रिकवर्ड या अलोकेटेड टू प्रोडक्शन। तो पहले फैक्ट्री ओवरहेड्स हुए डेबिट, जब रिकवर होंगे तो फैक्ट्री ओवरहेड्स हो जाएंगे क्रेडिट। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स रिकवर होके एक अकाउंट में जाते हैं, उस अकाउंट का नाम है वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। फैक्ट्री ओवरहेड्स रिकवर होके कहाँ जाते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस में जाते हैं। आगे इसके बाद है ऑफिस ओवरहेड्स। तो एक है ऑफिस ओवरहेड्स पेड और एक है ऑफिस ओवरहेड्स रिकवर्ड। ऑफिस ओवरहेड्स को आप एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स भी बोल सकते हो। तो ऑफिस ओवरहेड्स अगर पेड हो तो ऑफिस ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अगर पेड हो तो ऑफिस ओवरहेड्स डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। और अगर ऑफिस ओवरहेड्स रिकवर्ड हो, तो पहले जो ऑफिस ओवरहेड्स हुआ था डेबिट, बाद में हो जाएगा क्रेडिट। अब ऑफिस ओवरहेड्स कहाँ पे रिकवर होता है? फिनिश्ड स्टॉक कंट्रोल अकाउंट में रिकवर होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा, कोई इसकी ट्रिक नहीं है।
फैक्ट्री ओवरहेड्स रिकवर होके कहां पे जाता है? वर्क इन प्रोग्रेस। ऑफिस ओवरहेड्स रिकवर होके कहां पे जाता है? फिनिश्ड स्टॉक कंट्रोल अकाउंट। ओके, इसके बाद सेलिंग ओवरहेड्स। सेलिंग ओवरहेड्स में भी ऐसा ही है, एक बार पेड एक बार रिकवर्ड। तो सेलिंग ओवरहेड्स जब हम पे करेंगे तो सेलिंग ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। सेलिंग ओवरहेड्स जब रिकवर होगा तो कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट डेबिट टू सेलिंग ओवरहेड्स। तो तीनों में ऐसा है, तीनों ओवरहेड्स में ऐसा है, फैक्ट्री ओवरहेड्स पेड हो तो फैक्ट्री ओवरहेड्स टू जनरल लेजर, ऑफिस ओवरहेड्स पेड हो तो ऑफिस ओवरहेड्स टू जनरल लेजर, सेलिंग ओवरहेड्स पेड हो तो सेलिंग ओवरहेड्स टू जनरल लेजर, रिकवर हो तो तीनों को अलग अलग जगह पे। फैक्ट्री ओवरहेड्स रिकवर होता है वर्क इन प्रोग्रेस में, ऑफिस ओवरहेड्स रिकवर होता है फिनिश्ड स्टॉक कंट्रोल अकाउंट में, सेलिंग ओवरहेड्स रिकवर होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स में। आगे इसके बाद रॉ मटेरियल परचेज। इस चैप्टर में स्टोर्स को या रॉ मटेरियल को बोलते हैं स्टोर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। हमने रॉ मटेरियल खरीदा अपनी फैक्ट्री में, कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए हमने रॉ मटेरियल खरीदा, तो रॉ मटेरियल हमारे पास आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो स्टोर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, मतलब कैश गोज आउट। तो स्टोर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, स्टोर्स टू जनरल लेजर हो गया। इसके बाद स्टोर्स इशूड टू प्रोडक्शन, मतलब हमने जो रॉ मटेरियल है वो प्रोडक्शन में ट्रांसफर कर दिया। तो अगर हमने रॉ मटेरियल प्रोडक्शन में बेच दिया मतलब वर्क इन प्रोग्रेस में बेच दिया। प्रोडक्शन प्रोसेस अलग बात है, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस अलग बात है, उसका ध्यान रखना। जहां पे भी ऐसा लगे आपको कि प्रोडक्शन प्रोसेस में हमने भेजा रॉ मटेरियल मतलब वर्क इन प्रोग्रेस में भेजा, और प्रोडक्शन एक्सपेंसेस मतलब फैक्ट्री एक्सपेंसेस। ठीक है, तो हमने जो रॉ मटेरियल खरीदा था, ये एंट्री नंबर 10 में रॉ मटेरियल हमारे पास आया था, तो एंट्री नंबर 11 में हमारा रॉ मटेरियल चला गया। तो पहले स्टोर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट हुआ था डेबिट, बाद में स्टोर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। कहाँ चला गया रॉ मटेरियल? वर्क इन प्रोग्रेस में, मतलब प्रोडक्शन में चला गया। बहुत लेंथी है रूल्स, मुझे पता है, बहुत सारे नए नए नाम है, बट याद करना पड़ेगा। टोटल 20 एंट्रीज मैंने लिख के रखी है। अब स्टोर्स इशूड टू प्रोडक्शन इनडायरेक्ट मटेरियल, मतलब हमारा रॉ मटेरियल चला गया, कहाँ चला गया? इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल जो होता है ना, इसका मतलब होता है ऑयल, ग्रीस, कॉटन वेस्ट, ये इनडायरेक्ट मटेरियल में आता है। तो ये इनडायरेक्ट मटेरियल कहाँ पे जाता है? इनडायरेक्ट मटेरियल जाता है, इनडायरेक्ट मटेरियल जाता है फैक्ट्री ओवरहेड्स में। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी? स्टोर्स इशू टू प्रोडक्शन, पहले था 11 वाले में था डायरेक्ट मटेरियल, 12 में इनडायरेक्ट मटेरियल। तो अगर डायरेक्ट मटेरियल हो तो वर्क इन प्रोग्रेस में जाएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल हो तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएगा। दोनों में स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, स्टोर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, दोनों में क्रेडिट होगा। आगे फिनिश्ड गुड्स ट्रांसफर टू प्रोडक्शन। अब ये वाली एंट्री देखो, ये वाली एंट्री देखो 10 वाली, पहले रॉ मटेरियल आया, फिर रॉ मटेरियल चला गया प्रोडक्शन में, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस टू स्टोर्स, फिर प्रोडक्शन में थे फिनिश गुड्स हमारे बन के आ गए। अब हमारे गुड्स जो है वो फिनिश गुड्स जो है वो प्रोडक्शन में थे बन के आ गए, तो फिनिश गुड्स हमारे पास आ गया। तो फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस। फिनिश गुड्स हमारे पास बन के आ गया, फिनिश गुड्स कम्स इन टू वर्क इन प्रोग्रेस। अब ये जो फिनिश गुड्स बन के आ गए हमारे पास, तो फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट हुआ डेबिट, कहां से आया? वर्क इन प्रोग्रेस में से आया। अब ये फिनिश गुड्स हम बेचेंगे, जब हम ये फिनिश गुड्स बेचेंगे तो क्वेश्चन में दो अमाउंट दी होगी, एक होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एक होगा सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड। सिंपल भाषा में एक कॉस्ट प्राइस होगा, एक सेलिंग प्राइस होगा। जो फिनिश गुड्स हमने बेचे उनकी एक कॉस्ट प्राइस दी हुई होगी क्वेश्चन में, और एक सेलिंग प्राइस भी दी हुई होगी। तो कॉस्ट प्राइस जो दी होगी उसमें एक नया अकाउंट आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स, मतलब पहले फिनिश गुड्स आए थे हमारे पास, प्रोडक्शन में थे, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस में थे, आए थे, तो फिनिश गुड्स हमारे पास जब आए थे तो फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस। अब वही फिनिश गुड्स हमारे चले गए, फिनिश गुड्स गो आउट, कहां चले गए? कॉस्ट ऑफ सेल्स में। ये कॉस्ट प्राइस की एंट्री, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स। फिर उन्हीं फिनिश गुड्स की सेलिंग प्राइस की एंट्री, तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट मतलब कैश और डेटर कम्स इन टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो ये देखो, ये 13 वाली एंट्री देखो, पहले फिनिश गुड्स हमारे पास आए तो फिनिश गुड्स टू वर्क इन प्रोग्रेस, फिर वही फिनिश गुड्स चले गए तो कॉस्ट ऑफ सेल टू फिनिश गुड्स, फिर उन्हीं फिनिश गुड्स का सेलिंग प्राइस, तो कैश आएगा हमारे पास, तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। 5 एंट्री और भी है लेकिन वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यहां तक पहले एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूं, लिखना अच्छे से, यहां तक लिखना अच्छे से। ये मेरा नाम और नंबर है, कुछ भी सीखना हो तो बताना। ये 15 एंट्री अच्छे थे, रूल्स वाले पेजेस में लिखना।
इतना लिखो सब, लिखते रहो बेटा।